तो देखिए हम लोग अपने सोल्यूशन वाले चैप्टर में, ठीक है ना, उसका दो चीजें और पढ़ने को लेंगे अपने पास क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में, ठीक है ना। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज 4 मैंने आपको बताई थी, जिसमें मैं 2 आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना, और आई होप उसमें न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व हो रहे होंगे, ठीक है ना। तो ऑस्मोटिक और रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ये दोनों टॉपिक हो चुके हैं। अब हम लोग थर्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी शुरू करते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नाम ही बता रहा है ना, एलिवेशन, यानी एलिवेशन मतलब क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करना। तो बॉइलिंग पॉइंट कैसे इंक्रीज करेगा ये हम लोग सीखेंगे, और इंक्रीज अगर करेगा तो जो उसका मैग्नीट्यूड आएगा उसको मेजर करने की टेक्निक करेंगे, और ढेर सारे हम लोग इस पे भी न्यूमेरिकल करेंगे। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो ध्यान से इसको सीखिएगा। तो सबसे पहले देखिए जो है इंट्रोडक्शन इसका करते हैं कि भाई एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है क्या, ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन अगर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का पढ़ना है तो पहले तुम्हें बॉइलिंग पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट देखो क्या होता है, बहुत अच्छे से तुम्हें पता है, याद करो। डेफिनेशन पहले ही बता रखा हूं मैं, क्या, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज सेम एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो डेफिनेशन आपको फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, आपको याद हो गई होगी, और आप यहाँ लिख भी लीजिएगा। क्या लिखेंगे, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज सेम एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। बात क्लियर हो गई ना सबको। फिर आपको देखो मैंने एक चीज और बताया था, अब हमें क्या करना है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एक लिक्विड है, ध्यान से सुनते रहना एक ही बार में ताकि ये समझ में आ जाए, ठीक है ना। ये मान लो अपने पास एक लिक्विड है, ठीक है, और इस लिक्विड को मान लो हम लोग कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल कर रहे हैं, ठीक है ना। इसका पीडीएफ नोट जो है लिंक में रहेगा, आप उसी से कॉपी करिएगा, ठीक है। अभी बस ध्यान से समझ लीजिए। तो मान लो अपने पास एक लिक्विड है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग बॉईल करते हैं, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर देते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ इसको मैं हीट करता हूँ, तो ये लिक्विड क्या होगा, देखो ध्यान से, जैसे ही टेम्परेचर यहाँ से मिला तो ये लिक्विड क्या होगा, बॉईल करेगा, ठीक है। ये लिक्विड क्या करेगा, देखो बॉईल करेगा। अब जब ये बॉईल करेगा तो अब देखो क्या हो कि जैसे ही बॉईल करेंगे तो इसमें क्या होता है कि वेपर बबल बनेगा, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं, इसमें वेपर बबल बना देते हैं, बॉइलिंग होगा, ऐसे लिख दिया जाए बॉइलिंग, ठीक है ना। बॉइलिंग जैसे ही गर्म करना शुरू करोगे तो यहाँ देखो क्या होता है, वेपर बबल बनने शुरू हो जाएंगे। अब जब ये वेपर बबल बनेगा तो ये वेपर बबल देखो, यही वाला वेपर बबल क्या होगा, स्किप करना यहाँ से शुरू हो जाएगा। ये आपको बहुत अच्छे से पता है। तो अब देखो जरा ध्यान से, जैसे बॉइलिंग शुरू हुई तो हमने जो है वेपर बबल जैसे बना, तो अब देखो मुझे दोनों चीजों एक साथ पढ़ा देना है आपको। तो देखो जब ये बॉइलिंग स्टार्ट होगी तो होगा क्या कि वेपर बबल बनेगा। अब वेपर बबल बना कैसे, तो वेपर बबल ये देखो जो लिक्विड मॉलिक्यूल था यहाँ पे, जब भी कॉन्स्टेंटली जब इसको हीटअप करना शुरू करेंगे तो ये जो आपका लिक्विड का मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो भी ये लिक्विड वाले मॉलिक्यूल है, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं कि जो भी तुम्हारा ये लिक्विड मॉलिक्यूल है ये क्या करेगा, देखो हीट एनर्जी को, ठीक ना, क्या करेगा कि जो है अपनी हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करना शुरू कर देगा। यानी लिक्विड मॉलिक्यूल जो भी रहेगा, ऐसे बोल दो कि जो भी आपका लिक्विड मॉलिक्यूल है ये क्या करेगा, गेन, ठीक है ना, गेन हीट एनर्जी। तो अब देखो क्या करेगा, जो भी लिक्विड मॉलिक्यूल है ये हीट एनर्जी को क्या करेगा, गेन करेगा। अब जैसे हीट एनर्जी गेन करेगा तो आपको अच्छे से पता है एनर्जी अगर बढ़ेगी तो ये मूव करना शुरू कर देगा, और जैसे ही मूव करेगा तो ये देखो जो वेपर बबल है, एक्चुअली में जो वेपर बबल बना हुआ है, इसको मैं बड़ा करके दिखा दूं तो देखो ये मान लो तुम्हारा वेपर बबल है। प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग को मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये मान लो वेपर बबल है, तो वेपर बबल में क्या होता है, ये जो वेपर बबल है इसके इनर डायरेक्शन में वेपर जो बबल है, ये देखना ध्यान से, जो बबल है, अब तुमने देखा होगा अगर तुम जो है कोई चीज बॉयल करो, कभी दूध बॉयल होते देखो तो उसके ऊपर देखो बबल्स बनते रहते हैं, पानी बॉयल करते तो बबल्स बनते हैं, और अगर वो बबल ना बनने दो तुम तो दूध देखो बाहर नहीं निकलता ना। वही हाल यहाँ भी है, देखना ध्यान से, वो जो वेपर बबल बनता है ना उसमें 2 टाइप के प्रेशर लगते हैं। एक तो मान लो इनर डायरेक्शन से प्रेशर हो गया तुम्हारा पी नॉट, जो बबल का प्रेशर है, ठीक है, बबल के इनर डायरेक्शन में। और फिर देखो ध्यान से, ये आप लोग जैसे ही बबल बनेगा तो बबल के सरफेस पे जो भी एटमॉस्फेयर है उसका प्रेशर लगेगा, यानी यहाँ से जो प्रेशर लगेगा वो क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको हम लोग नाम दे देते हैं जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको मैं बोल दूं कि चलो ये कैपिटल P के बराबर है। याद करो जब दूध बॉयल हो रहा हो और दूध बहने वाला हो तो हम लोग घर पे करते क्या है, बड़ा सा जो है चम्मच या जो भी लेके उसको खूब सेक करते हैं ताकि वो बबल बने ले। अब अगर वो बबल बनेगा नहीं तो दूध बाहर जाएगा नहीं,
बबल बनेगा नहीं तो क्या नहीं होगा, देखो बॉइलिंग ही नहीं होगी। वेपर बबल तभी बनता है, ऐसे याद रखो, बॉइलिंग तभी होती है जब ये बबल बनता है। तो अब देखो अगर मैं प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग की कंडीशन तुम्हें समझाऊं तो देखो, अगर मान लो इनर का जो प्रेशर है वो P नॉट है, ध्यान से देखते रहना, इनर का प्रेशर P नॉट है और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो P है। तो अब देखो ध्यान से भी करना क्या है कि जब वेपर बबल बनेगा तभी बॉइलिंग होगी, अदरवाइज बॉइलिंग नहीं होगी। तो जब दोनों आपस में सेम रहेंगे तभी बॉइलिंग बहुत अच्छे से होती है। और अगर कोई भी प्रेशर डिस्टर्बेंस हुआ, एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है तभी वेपर बबल फूट जाएगा, ठीक है, इंटरनल प्रेशर ज्यादा है तभी वेपर बबल फूट जाएगा। यानी जो प्रॉपर कंडीशन में बॉइलिंग की वो हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर तुम्हारा, ठीक है ना, ऐसे याद रखिए कि अगर तुम्हारा P नॉट इक्वल टू P हो जाए तो होता क्या है, देन, ठीक है, ऐसे लिख दे रहा हूं मैं, देन बबलिंग स्टार्ट, ठीक है ना। और बबलिंग मतलब बन जाए तो अच्छे से याद रखो, ये जो बबल बनेगा यही तुम्हारा बॉइलिंग कराएगा, ठीक ना। देन ऐसे मैं लिख दे रहा हूं, देन बबल विल फॉर्म, ठीक ना। तो बबल क्या होगा, बबल बन जाएगा, बबल विल फॉर्म, ठीक ना, एंड बॉइलिंग स्टार्ट, ठीक ना। ये अच्छे से याद रखते रहना, ये जेई का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना। तो जो बबल मतलब जो बॉइलिंग की कंडीशन है ना, वो कंडीशन कौन सी है, बबलिंग, है ना। बबलिंग इज नेसेसरी कंडीशन फॉर द बॉइलिंग, अच्छे से याद रखते रहिएगा। तो होगा क्या, देखो जो P नॉट और P ये दोनों आपस में सेम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो बॉइलिंग क्या हो जाएगा, स्टार्ट, ठीक है ना। दिमाग में ये बैठ गया होगा। तो ये है तुम्हारा प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग। फिर एक चीज और देखो ध्यान से, आपको ये बताया करता था कि अगर मान लो कि जो भी तुम्हारे पास कंटेनर है, ध्यान से देखते रहना, अब इस कंटेनर में अगर मान लो ये बॉइलिंग स्टार्ट हो गई तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे स्टार्ट होगा, उसी टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। इस टेम्परेचर पे P नॉट और P दोनों आपस में सेम होगा, ठीक है। इसी टेम्परेचर को, ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होगा, इसी टेम्परेचर को हम लोग नाम क्या देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। इस टेम्परेचर को हम लोग नाम क्या देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। मान लो इस बॉइलिंग पॉइंट को मैं टीवी से लिख दूं, किससे लिख दूं मैं, टीवी से। तो अब देखना, एक चीज और आपको बताया था मैंने राउल्स लॉ या सब में किसी में भी, आप क्या करिए, इस लिक्विड के अंदर, ठीक ना, आप जो है इम्प्योरिटी मिलाना शुरू कर दीजिए। यानी इम्प्योरिटी मिलाते हैं, हम मान लेते हैं कि उसको हम लोग याद करिए कौन सा सोल्यूट होता था, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। तो जब भी इसके अंदर हम लोग नॉन वोलाटाइल सोल्यूट मिलाते थे, आप याद करिए, तो होता क्या था, इसका जो वेपर प्रेशर था, यानी जो आपका जो ये वेपर प्रेशर यानी जो P नॉट वाला मैटर था, ठीक है ना। तो होता क्या था कि जब भी नॉन वोलाटाइल सोल्यूट आप मिलाते थे तो नॉन वोलाटाइल सोल्यूट करता क्या था, वेपर प्रेशर को डिक्रीज कर देता था। नॉन वोलाटाइल सोल्यूट अगर आप ऐड करेंगे, ध्यान में रखते रहना, एडेड, यहां लिख दे रहा हूं व्हेन नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इज एडेड वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। बात समझ में आई। अब तुम्हें वेपर प्रेशर अगर डिक्रीज कर जाता था, याद करिए, तो वेपर प्रेशर अगर बढ़ता था तो जो बॉइलिंग, वेपर प्रेशर घटता था तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता था, बढ़ता था। आप याद करिए, ये भी बताया हूं आपको, बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर कम हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो अब मान लो कि जो इनिशियल वेपर प्रेशर था, ठीक है ना, वो है तुम्हारा, जो इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट था वो मान लो तुम्हारा टीवी के बराबर था, ठीक है ना। और जब बॉइलिंग नॉन वोलाटाइल तुमने मिलाया तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट था, ठीक है ना, ये बॉइलिंग पॉइंट एडेड करने के बाद मान लो कि जो तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट है वो हो गया तुम्हारा टीवी डैश। क्या हो गया तुम्हारा, टीवी डैश। तो अब देखना ध्यान से, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ के हो गया टीवी डैश, एलिवेट कर गया। एलिवेट मतलब मैंने क्या बोला था, इंक्रीज कर जाना। तो बॉइलिंग पॉइंट देखो इंक्रीज करके क्या हो गया, टीवी डैश, और इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट कितना था तुम्हारा, टीवी। और मुझे क्या बताना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब कितना मैग्नीट्यूड में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो यानी हमें क्या बताना है, डेल्टा टीवी, और इसी डेल्टा टीवी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो अब मैं यहाँ ब्रैकेट में लिखूंगा एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट को, यानी किससे लिखते हैं हम लोग, डेल्टा टीवी से। तो डेल्टा टीवी की वैल्यू देखो क्या हो गई, जो बढ़ के हुआ बॉइलिंग पॉइंट वो हो गया टीवी डैश, इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट क्या था तुम्हारा, टीवी, इसी के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। अब चाहे टीवी लिखूं मैं, या बहुत सारी बुक में आपको बोलता है कि इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट टी नॉट है, और जो फाइनल बॉइलिंग पॉइंट है वो बोलेगा कि चलो टीवी है। तो अगर इसको मान लो टीवी डैश ना लिख के मैं अगर टीवी लिख दूं तो इसी डेल्टा टीवी को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो बढ़ के वॉल्यूम हो गया टीवी, और इनिशियल वॉल्यूम था तुम्हारा टी नॉट। इसी डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।
फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे और प्रैक्टिकल करके ये देखेंगे कि आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये किन किन चीजों पे, एलिवेशन जो बॉइलिंग पॉइंट है ये किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा। तो देखिए हम लोग ये 2-3 पॉइंट मैं बोल रहा हूं, अच्छे से इसको ध्यान में रख के रहिए। तो देखो जब आपने हीटअप करना शुरू किया था लिक्विड को तो बबल बनी, तो बबल में 2 प्रेशर था, इनर साइड का प्रेशर यानी P0 जिसको हम लोग क्या बोलते थे, वेपर प्रेशर है, और जो इसके सरफेस पे आउटर में प्रेशर लगता था यही एक्सटर्नल प्रेशर है, या इसी को मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलूंगा। तो अब देखना ध्यान से, बबलिंग का ये कंडीशन होता है या बॉइलिंग का ये कंडीशन होता है, या बबल तभी बनता है जब ये दोनों आपस में सेम होते हैं, और यही कंडीशन तुम्हारी किसकी होती है, बॉइलिंग की। इसको बहुत अच्छे से याद रखे रहना। और अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है, आप देखो जब दूध बह रहा हो तो क्या करते हैं, बड़ा सा चम्मच लेकर उसको खूब तेज से सेक करिए, तो दूध जो गर्म होकर बह रहा था वो बहना बंद हो जाता है, क्योंकि आप बबल बनने ही नहीं देते हैं। और बबल अगर नहीं बनने देंगे, बबल विल नॉट फॉर्म, तो बॉइलिंग देखो अच्छी हो नहीं पाती है। तो ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। एक पॉइंट और हम लोग ध्यान में रखे रहेंगे, और वो ये पॉइंट ये है, देखो ध्यान से, जो बॉइलिंग पॉइंट है, कुछ रूप से बोले बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट तो भाई थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है, ना कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अच्छे से इसको याद रखे रहना, बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक ना, बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये देखो किस पे डिपेंड करता था, नेचर ऑफ सोल्यूट। आप याद करिए सोल्यूट कैसा है, उसके नेचर पे बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता था। तो यानी जो बॉइलिंग पॉइंट है इज नॉट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, व्हाइल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो अब हम लोग देखते हैं कि एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है और कैसे इसका एक्सप्रेशन हम लोग लाएंगे। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। अब एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको, इसको डेल्टा टी से लिखते हैं, तो मैंने अब ये भी लिख दिया। अब देखो तुमसे स्कूल एग्जाम में बोले व्हाट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इट, तो ये चीजें अब यहां से अपने को लिखनी रहेंगी। अच्छे से इसको सीख लीजिए, स्कूल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट देखो होता क्या है, एकदम आसान सा समझो। जैसे मान लो, ठीक है ना, अपने पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने भर दिया प्योर सॉल्यूशन है, प्योर सॉल्वेंट है, ऐसे समझ लो। हमने क्या लिया, ये देखो हमने ले लिया प्योर सॉल्वेंट है, ध्यान से देखते रहना। ये तुम्हारे पास प्योर सॉल्वेंट है, ठीक ना। इसका जो वेपर प्रेशर है आपको अच्छे से पता है, उसको हम लोग बोलते हैं P0। ग्राफ भी अच्छे से देखते रहिएगा। ये देखो मैंने क्या किया, P0 ये है प्योर सॉल्वेंट था, तो तुम्हें अच्छे से पता है इसका, जब बॉइलिंग पॉइंट की मैं बात करूंगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, नॉर्मलाइज कर लिया जाए, जब बॉइलिंग मीडियम प्रेशर होगा जिस टेम्परेचर पे, उसी को बॉइलिंग पॉइंट या नॉर्मल, उसी नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो ग्राफ अगर प्लॉट करना है तो नॉर्मलाइज कर लो। तो मान लेता हूं मैं कि प्योर सॉल्वेंट है और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, ध्यान से देखते रहना, ये T0 के बराबर है, ठीक है ना। अब देखना ध्यान से, यहां से हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर नॉन वोलाटाइल सोल्यूट हम लोग ऐड करते हैं, ठीक ना। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं। तो जब नॉन वोलाटाइल सोल्यूट आप ऐड करोगे तो यहां देखो क्या होगा, यहां बन जाएगा आपको, ठीक है ना, सोल्यूशन। ध्यान से देखते रहना। अब यहां से जब मिल गया तो ये देखो क्या हो गया, ये बन गया तुम्हारा सोल्यूशन। तो अब कहानी जरा ध्यान से देखिए, जैसे ही सोल्यूशन बना, सोल्यूट तुम्हारा नॉन वोलाटाइल है, तो तुम्हें अच्छे से पता है कि इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। ध्यान से देखते रहिए, वेपर प्रेशर सोल्यूशन डिक्रीज होगा, इसको मैं क्या लिखता हूँ, PS से लिखा हूँ, तो वेपर प्रेशर सोल्यूशन देखो डिक्रीज कर गया। अब तुम्हें अच्छे से पता है कि वेपर प्रेशर अगर डिक्रीज कर गया तो फिर बताइए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बोलो इंक्रीज कर गया। मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट जो इंक्रीज करके वो बॉइलिंग पॉइंट कितना है, TB हो गया। खूब अच्छे समझिए, पहले था प्योर सोल्यूशन, प्योर सॉल्वेंट, ठीक है ना, इसका वेपर प्रेशर P0, बॉइलिंग पॉइंट T0, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड किया, सोल्यूशन बन गया, वेपर प्रेशर घट गया, फिर वेपर प्रेशर घट गया मतलब जो प्रेशर ऑफ सोल्यूशन था वो घट गया। अब वेपर प्रेशर सोल्यूशन घटने से क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन बढ़ जाएगा, और बढ़ के मान लो ये बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया तुम्हारा, TB डिग्री सेल्सियस। कुछ भी यूनिट हो, मैंने यहाँ कोई यूनिट लिखी नहीं है, बस बॉइलिंग पॉइंट अपने को बढ़ जाना है। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये देखो ध्यान से, ये है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। एग्जाम में कैसे लिखेंगे, when non-volatile solute is added in a pure solvent, then boiling point of pure solvent increases as follows। और ये डायग्राम बना के अच्छे से सिखा दीजिएगा, एग्जामिनर इतने से समझ जाएगा, ठीक है ना। हमेशा याद रखेंगे, ये
सब भी चीजें लिख देना। वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। मतलब वेपर प्रेशर अगर घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये सब भी आपको बहुत अच्छे से चीजें पता है, तो बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अब देखना ध्यान से, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आया क्या, इसकी कहानी देख लिया जाए। तो देखो पहले बॉइलिंग पॉइंट कितना था, बोलो टी नॉट, बढ़ के बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, टीबी। तो यानी एलिवेशन यानी कितना एलिवेट कर गया, तो दैट इज करके हम लोग क्या लिखेंगे, देखना डेल्टा टीबी इक्वल टू, बोलो क्या, पहले था बॉइलिंग पॉइंट तुम्हारा टी नॉट और बढ़ के कितना हो गया टीबी। तो कितना चेंज आया, देखो फाइनल माइनस क्या हो गया इनिशियल, यानी टीबी माइनस क्या हो गया टी नॉट। यही जो टर्म है, इसी टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा टीबी रिप्रेजेंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आई होप यहाँ तक बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। अब देखना बहुत अच्छे से, मैंने क्या बोला, ये है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ लिख देता हूं मैं, यही तुम्हारा क्या है, यही है तुम्हारा एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक ना। यही तुम्हारा क्या है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। स्क्रीन को गड़बड़ हो गई थी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो ये देखो क्या हो गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और ये क्या है, इट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अच्छे से याद रखते रहना, ठीक है ना। अब देखना, ये जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है, ये किस पे डिपेंड करता है, इसको एक्सपेरिमेंटली देखा गया। एक्सपेरिमेंटल जो भी है ना, वो आपके सिलेबस में इसके एक्सपेरिमेंट नहीं है, तो बस एक्सपेरिमेंटली मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली। एक्सपेरिमेंटली जो तुम्हारा डेल्टा टीबी है, एक्सपेरिमेंटली डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। अच्छे से याद रखते रहना, डेल्टा टीबी किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोलरिटी पे। डेल्टा टीबी किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, कांस्टेंट आएगा, ये सब भी आप अच्छे से जानते हैं, और उसको भी मैं थोड़ा इक्वेट कर देता हूं। तो देखना ध्यान से कैसे हम लोग, अब इसका जरा साइन हटा के प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दूंगे। एक्सप्रेशन देखो अब क्या हो गया, डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओ, एक कांस्टेंट आता है, और ये कांस्टेंट को हम लोग लिखते हैं केबी से। किससे लिखते हैं, केबी से, और इनटू क्या हो गया, देखो एम, ठीक है ना। और एम क्या है तुम्हारा, मोलरिटी, ठीक है ना। अब देखना ध्यान से, अब केबी की कहानी हम लोग देखते हैं कि केबी क्या क्या है। तो केबी को हम लोग बोलते हैं, देखो ये मोलर है, तो केबी को हम लोग बोलते हैं मोलर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। अच्छे से याद रखते रहना, क्या बोलते हैं, मोलर एलिवेशन या मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन या एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, जो भी आप बोलिए, इसके कांस्टेंट को हम लोग केबी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। अब देखना ध्यान से, जो केबी की वैल्यू है, अच्छे से याद रखते रहना, ये हर सॉल्वेंट का अलग अलग होता है, डिफरेंट फॉर ईच सॉल्वेंट, ठीक है ना। ये किस पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट कौन सा है, डिफरेंट फॉर ईच सॉल्वेंट। ये कांस्टेंट भले है, लेकिन सारे लिक्विड के लिए ऐसा नहीं होता है, ये डिफरेंट फॉर ईच सॉल्वेंट। तो जब भी आपसे क्वेश्चन से पूछता है, तो केबी की वैल्यू आपको दिया रहता है, ये बात आप ध्यान में रखे रहिएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखो ध्यान से, केबी की यूनिट की बात हम लोग कर लेते हैं। तो अब यूनिट अगर हम लोग निकाले इसकी, तो आप देखो जरा ध्यान से, केबी की यूनिट हमें निकालना है, खूब अच्छे से सीखते रहिए, यूनिट ऑफ केबी, ठीक है ना। तो केबी की यूनिट अगर मैं निकालूंगा, तो केबी अगर यहाँ से पहले सॉल्व कर लो, तो केबी देखो, सिंस केबी क्या हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा डेल्टा टीबी डिवाइडेड बाय, देखो कितना हो गया एम। अब देखो डेल्टा टी को, ठीक ना, हम मान लेते हैं जो डेल्टा टीबी है उसको डिग्री सेल्सियस में बोलूं मैं, तो यूनिट देखो इसकी क्या हो गया, ध्यान से देखते रहना, डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। और क्या हो जाएगा, देखो मोलर, मोलर है ना, मोलर की पावर -1, ठीक है ना। अब देखो जो मोलर होता है, ये तुम बहुत अच्छे जानते हो, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो अब देखो और करके क्या लिख सकता हूं मैं, डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। और देखो ध्यान से, मोल की पावर, अब मोलर क्या होता है, ये क्या होता है मोल, और क्या होता है मास ऑफ सॉल्वेंट, और इसका पावर क्या होता है -1। थोड़ा और इक्वेट कर दिया जाए, तो ये देखो क्या हो गया, डिग्री सेल्सियस, और क्या हो गया देखो किलोग्राम, और क्या हो गया देखो मोल की पावर -1। तो ये पूछता है एग्जाम में, तो केबी की यूनिट भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब देखना जो केबी है, इसको और कैसे कैसे हम लोग जो है पढ़ते हैं, एक नाम और इसका होता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या इसी का दूसरा नाम होता है
इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो कभी कभी एग्जाम में ठीक ना आपसे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट नहीं बोलता, आपसे बोलता है इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट बताओ, ठीक ना, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो अच्छे से याद रखे रहना, इसी को हम लोग बोलते हैं इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है ना। तो दिमाग में आपको समझ में आ गया होगा इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है ना। तो दिमाग में इसको अच्छे से बैठा लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा भाई क्या होते हैं तुम्हारे, ठीक है ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और क्या होता है, ठीक है ना, कैसे कैसे ये आपका चेंज होता है। तो ये दिमाग में तुम्हारे छप जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये है इबिलियोस्कोपिक, स्पेलिंग सही लिख दूं मैं, नहीं तो आप लोग EBU, ठीक है ना। तो ये है तुम्हारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से जल्दी से रिवाइज कर दूं ताकि कोई दिक्कत ना रहे। जब भी तुमसे बोले कि आप जरा एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट पे शॉर्ट नोट लिखिए या व्हाट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो क्या लिखेंगे, व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड इन अ प्योर सॉल्वेंट देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, या ऐसे समझिए, देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इट डिक्रीजेस। अब प्योर सॉल्वेंट का अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस, ठीक है ना। एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टीबी माइनस टी नॉट। और अच्छे से दिखा के ये वाला ग्राफ प्लॉट कर दीजिएगा, ये एक्सप्रेशन लिख दीजिएगा, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक ना। अब इसके अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, कि हम लोग थोड़ा इसको और इक्वेट करते हैं, ध्यान से देखते रहिए। तो मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, इसके बाद आपको सिखाता हूँ। तो देखो खूब अच्छे से, डेल्टा टीबी की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, केबी इंटू एम। तो अब हम लोग क्या करते हैं, मोल एनपी को रिप्लेस करते हैं और कोई और फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो अब देखना ध्यान से, डेल्टा टीबी अगर मैं लिखूं तो डेल्टा टीबी को थोड़ा इक्वेट करते हैं हम लोग, ठीक है, ये देखना ध्यान से। तो डेल्टा टीबी इक्वल टू देखो क्या हो गया, केबी, अब मोलरिटी है तो मोलरिटी क्या होती है, एन सोल्यूट डिवाइडेड बाय, बोलो क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट, ध्यान में रखते रहना, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। और वो भी सॉल्वेंट का मास कितने है, बोलो किलोग्राम में, बात समझ आ गई ना। तो अब देखना इसको और थोड़ा इक्वेट किया जाए, तो ये देखो क्या हो गया, केबी और क्या हो गया, देखो मोल सोल्यूट डिवाइडेड बाय, देखना ध्यान से, अगर मैं मास सॉल्वेंट को ग्राम में ले लूं, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना, इसको हम लोग ले लेते हैं ग्राम में। तो ग्राम और किलोग्राम को कन्वर्ट करना है तो देखो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डेल्टा टीबी का एक फार्मूला ये भी है, इसको भी अच्छे से याद रखे रहना, न्यूमेरिकल के लिए ये भी काम में आएगा, ठीक है ना। फिर अगला देखेंगे, मोल सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। एक बात और देखो ध्यान से, मैं बार बार बोला करता था, ठीक है ना, यहाँ पे जो मोल सोल्यूट अगर मैंने लिखा है तो ये कौन सा मोल है, ऑब्जर्व मोल है कि थ्योरेटिकल। तो आप जानते थे कुछ भी अगर नहीं लिखा है तो ये कौन सा मोल होता है, ये होता है ऑब्जर्व मोल। कौन सा मोल होता है, ऑब्जर्व मोल, या इसी को हम लोग कौन सा मोल बोलते हैं, देखो एक्सपेरिमेंटल मोल है ना, एक्सपेरिमेंटेड मोल है ये। तो तुम्हें ये बताओ, न्यूमेरिकल में एक्सपेरिमेंट कर पाओगे क्या, कोई न्यूमेरिकल, मान लो तुमसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि बताइए एलिवेशन कितना होगा, तो ऐसा नहीं कि सारा डिवाइस लेके एग्जाम देने जाओगे, कितना बढ़ गया कितना घट गया। तो हमें ऑब्जर्व मोल से काम नहीं बनने वाला है, किस मोल से काम बनेगा, थ्योरेटिकल। और तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, ठीक है, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, ऑब्जर्व को अगर थ्योरेटिकल से रिप्लेस करना है तो क्या करना है, 1/2 फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये देखिए जरा ध्यान से, डेल्टा टीबी इक्वल टू देखो क्या हो गया तुम्हारा, केबी इंटू, बोलो क्या हो गया, मोल सोल्यूट, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय देखो क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक ना, और मास ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी किसमें देखो, किलोग्राम में, है ना। और अगर किलोग्राम में लिखा हो तो 1000 लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू क्या कर दूंगा मैं, 1/2 फैक्टर। बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यानी जब भी न्यूमेरिकल करेंगे अपन, जब भी हम लोग क्या करेंगे, इसके न्यूमेरिकल बनाएंगे, तो न्यूमेरिकल में हमेशा याद रखो हम लोग क्या करेंगे, मोल थ्योरेटिकल यूज करना। और थ्योरेटिकल भी आपको अच्छे से पता है, 1/2 फैक्टर से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के लिए, ठीक है। तो ये एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का फार्मूला है और ये इसके एक्सप्रेशंस हैं। इसके कुछ और तरीके होते हैं एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट को सॉल्व करने के, तो वो फार्मूले में इधर अब इरेज करके लिख दे रहा हूँ, आप अच्छे से वो फार्मूले भी याद रखते रहिएगा। क्वेश्चन में करता है क्या है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट जो केबी है ना, कुछ और फैक्टर को इंक्लूड करा के, मतलब थर्मोडायनेमिक्स को इंक्लूड करा के एक फार्मूला बनाता है ये, और उस फार्मूले से आपको न्यूमेरिकल पूछा करता है। तो वो फार्मूला यहाँ लिख दे रहा हूँ, ध्यान में इस फार्मूले को रखे रहिएगा। जो केबी होता है ना, केबी
निकालने का एक फार्मूला और होता है, और ये होता है R T नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000 इंटू LV। अच्छे से ये फार्मूला याद रखते रहिएगा, ठीक है ना। आप देखना इसमें बहुत सारे टर्म आ गए। R को आप जानते ही हैं, आइडियल गैस कांस्टेंट, वैल्यू भी आपको पता है, अच्छे से दिमाग में रखने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब देखना T नॉट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, जो सोल्यूशन आपने इनिशियल लिया था सॉल्वेंट उसका बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है ना। और फिर देखो LV क्या है, LV है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है ना। तो जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, उसी जो लिक्विड आपने लिया था सॉल्वेंट का, उसी का लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। तो मैं इसको जरा लेटेंट हीट है, इसको मैं मोलर एंथैल्पी से रिप्लेस कर सकता हूं वेपोराइजेशन वाली। तो और हल्की सी फार्मूले देखो क्या लिखूंगा मैं, KB, और ये क्या हो गया देखो R T नॉट स्क्वायर, ठीक है ना, इनटू क्या हो जाएगा कैपिटल M, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1000। मैंने लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन से रिप्लेस कर दिया। और तुम्हें अच्छे से पता है कि जो भी लिक्विड रहेगा उसके मोलर, उसकी जो मोलरिटी होगी उससे डिवाइड कर दो, तुम्हारा काम बंद। उसका जो भी मोलरिटी नहीं, जो भी आपका सॉल्वेंट होगा उसका जो भी मोलर मास होगा, ठीक है ना। तो कैपिटल M यहाँ क्या लिखूं मैं, मोलिकुलर वेट, और वो भी किसका, जो भी तुम्हारा लिक्विड था, ठीक है, जो भी तुम्हारे पास लिक्विड है उसका ये मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है ना। तो अब मैं ये वाले फार्मूले को थोड़ा जो है अच्छे से दिमाग में रखते रहना, इसमें कौन से टर्म क्या क्या है ये तुम्हें बता दूं, तो ये जो है टॉपिक हो जाएगा खत्म, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले देखिए LV क्या है, बताइए। LV है तुम्हारा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, बहुत अच्छे से आप जानते होंगे, ठीक है ना। सब डेफिनेशन थर्मोकेमिस्ट्री में लिखवा रखा हो, तो आप एक बार रिवाइज भी कर लेना। लेटेंट हीट ऑफ ये क्या है, वेपोराइजेशन, और किसका, ऑफ वही लिक्विड, ऑफ लिक्विड जो तुम्हें इनिशियल लिया गया था ना सॉल्वेंट, उसी का है ये, ठीक है ना। फिर इसके बाद है देखो MW तो मैंने लिख ही दिया है, क्या है डेल्टा HP, क्या है डेल्टा HP है, बोलो इंथैल्पी ऑफ, इंथैल्पी चेंज इन वेपोराइजेशन, या चेंज इन इंथैल्पी इन वेपोराइजेशन, ठीक है ना। तो ये वाला देखो क्या है तुम्हारा, चेंज इन इंथैल्पी, चेंज इन इंथैल्पी है ना, इंथैल्पी और ऑफ वेपोराइजेशन, या जो भी आप बोलिए इंथैल्पी चेंज इन वेपोराइजेशन, ठीक है ना। तो बात क्लियर हो गई होगी। और MW क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ लिक्विड। R को आप जानते ही हैं, R क्या है तुम्हारा, वही गैस कांस्टेंट, ठीक ना, आइडियल गैस कांस्टेंट, या जो भी आप बोलिए गैस कांस्टेंट। वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, आपको टेम्परेचर कैसा लेना है, वॉल्यूम कैसा लेना है, उसके यूनिट पे, और R की वैल्यू भी आपको बहुत अच्छे से पता है। तो आई होप एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का थ्योरी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसके अगले पार्ट में हम लोग इसके न्यूमेरिकल को हिट करते हैं। हेलो एवरीवन, तो देखो हम लोग जो है जो KB है ना उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो थोड़े उसके तरीके में आपको बता दूं ताकि न्यूमेरिकल आपका एक ही बार में सही हो जाए। अदरवाइज हम लोग देखो करते क्या है, KB की वैल्यू कुछ भी रख आए तो आप कुछ भी रख देते हैं, ठीक है ना। आपको KB अगर कैलकुलेट करना है तो कुछ भी वैल्यू रख के सॉल्व कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक ना। R की वैल्यू देखना ध्यान से R की वैल्यू जो है हमें दो यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक तो है R की वैल्यू, देखो ध्यान से, आपको अच्छे से पता है 8.314, ये जूल पर मोल में होता है, मतलब 1/12 वाला रखने की जरूरत अपने को है नहीं, ठीक है ना, ध्यान में इसको रखे रहना है। और T नॉट, आप देखना T नॉट तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है ना। तो T नॉट के लिए तो चॉइस है, आप चाहो तो केल्विन में यूज कर लो, अगर केल्विन में आंसर है तो केल्विन में कर लो, या डिग्री सेल्सियस में है तो कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ केल्विन मीटर में बोल रहा था, यहाँ देखो केल्विन में है ना, तो मोल, ठीक है ना, ये K मतलब यहाँ जो आपका है टेम्परेचर है, और टेम्परेचर किसमें, केल्विन में है, तो हमें यहाँ पे टेम्परेचर केल्विन में ही यूज करना पड़ेगा। तो टेम्परेचर अगर केल्विन में तुमने यूज करके सॉल्व कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर आपका मैच कर जाएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखिए LV है ना, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, अब देखो जूल में मेजर करना पड़ेगा तभी आंसर सही आएगा। तो जूल पर क्या हो जाएगा, ग्राम। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हम लोग कौन सा यूज करेंगे, जूल पर ग्राम, ठीक है ना, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसके बाद देखो इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन हम लोग किसमें यूज करेंगे, जूल पर मोल। दोनों में डेफिनेशन आपको लिखाया होगा, आपको याद आ रहा होगा। फिर देखो MW क्या है, तो MW तो भाई तुम्हें अच्छे से पता है, मॉलिक्यूलर वेट, और इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं,
ग्राम पर मोल हमेशा याद रखे रहो, ठीक है ना। तो ये हो गया जब R की वैल्यू 8.314 यूज करना है, यानी जब ये दिया हो या मान लो ना भी दिया हो, आपको आंसर में जूल रूल कुछ ऐसा जो एलबी है जूल रूल दिया रहे तो समझ जाना तुम R की वैल्यू ये लगानी रहेगी, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, अगर कैलोरी में आ जाए तो कैलोरी में आ जाए, पर केल्विन यहाँ भी है तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। टेम्परेचर किसमें रहेगा, केल्विन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लैटेंट हीट ऑफ जो वेपोराइजेशन है, अब तक जूल यूज करते थे, अब कैलोरी यूज करेंगे, तो ये क्या हो गया देखो कैलोरी पर ग्राम, ठीक है ना। और फिर आपसे पूछे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो अब इसको भी किसमें लेंगे बोलो, कैलोरी पर मोल, ठीक ना। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हम लोग किसमें लेंगे, कैलोरी पर मोल। और मॉलिक्यूलर वेट किसमें लेंगे बोलो, मॉलिक्यूलर वेट किसमें लेंगे, ग्राम पर मोल में, ठीक है ना। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। फिर अगला हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है ना। जैसे ये क्वेश्चन मुझसे पूछा कि आप बताइए फाइंड केबी फॉर H2O, केबी की वैल्यू तुम्हें वाटर के लिए बतानी है। तो अब देखना ध्यान से, वाटर के लिए तुम्हें बहुत अच्छे से पता है वाटर का लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितना होता है, सिंस एलबी अगर मैं पूछूं वाटर का कितना होता है, बहुत सारे लोगों को याद होगा, देखो 540 याद आया, 540 कैलोरी पर ग्राम, तुम्हें अच्छे से पता होगा। तो ये हो गया वाटर के लिए कैलोरी पर ग्राम यानी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब वाटर के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में कन्वर्ट कर लो, ये कितना हो गया तुम्हारा 373 केल्विन, यानी टी नॉट की वैल्यू इतना रख देंगे हम लोग। अब केबी का फार्मूला तुम्हारे पास है, केबी का फार्मूला है आर टी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000 इंटू क्या हो गया देखो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन यानी एलबी, सारी वैल्यू पता है। तो अब देखो हमारे पास केल्विन और कैलोरी है, यानी आर की वैल्यू हम लोग 2 ही यूज करेंगे। 2 इंटू कितना हो गया 373 का होल स्क्वायर, और पूरे का डिवीजन क्या हो गया देखो 1000, और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितना हो गया 40, ठीक है ना। अब ये रख के आप जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आप याद रखे रहिएगा 0.52, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कोई वाटर के लिए केबी नहीं देता है, ठीक ना। तो केल्विन किलोग्राम अच्छे से याद रखे रहिएगा, इसका यूनिट केल्विन किलोग्राम, और क्या हो जाएगा तुम्हारा मोल की पावर -1। तो ये है तुम्हारा, ठीक ना, केबी की वैल्यू, केबी ऑफ वाटर, ठीक ना। केबी फॉर वाटर की वैल्यू कितनी होती है 0.52, ठीक ना, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ठीक है ना। अच्छे से दिमाग में ये रखे रहिएगा, ठीक है ना। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल किए जाएं तब आपको ये टॉपिक और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग जो है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का न्यूमेरिकल करते हैं। तो आप जरा देखिए इसको, ये वाला क्वेश्चन तो अभी मैं सॉल्व करता हूँ। वीडियो को पहले आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। इधर के 3 क्वेश्चन है होमवर्क, और इधर ये वाले क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ। ध्यान से देखिएगा इसके प्रॉब्लम को कैसे हम लोग हिट करते हैं, ठीक है ना। तो फाइंड द वेट ऑफ सब्सटेंस सुक्रोज दैट मस्ट बी एडेड इन 100 ग्राम ऑफ H2O टू हैव बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन इतना हो जाए 100 डिग्री है ना, 100.5 डिग्री सेल्सियस, और केवी की वैल्यू आपको दे रखा है। तो बहुत अच्छे से आप जानते हैं सिंस, ठीक है ना, डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या होता है बोलो, याद करो फार्मूला क्या था, केबी है ना इंटू क्या था मोलरिटी, ठीक है ना। अब इंटू मोलरिटी को मैं जो है रिप्लेस मारा था याद करिए, तो ये क्या था केबी इंटू एक एक चीज ध्यान में रखे रहिएगा, मोल सोल्यूट डिवाइडेड बाई क्या था बोलो, याद करो मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलरिटी का फार्मूला रिप्लेस कर रहा हूं बस, मास ऑफ सॉल्वेंट वो भी किसमें किलोग्राम में, ठीक ना। अब देखो ये सोल्यूट है, इसको मुझे थ्योरेटिकल लेके सॉल्व करना है, तो यहाँ थ्योरेटिकल इंटू क्या कर दूंगा मैं 1/2 फैक्टर, ठीक है ना। अब सब चीजें ध्यान में रखे रहिए। चलिए अब देखो जरा ध्यान से, डेल्टा टीबी अगर पता चल जाए मुझे, एक्चुअली में अगर देखो और फार्मूले इक्वेट करो तो वेट ऑफ सब्सटेंस बताना है, और सब्सटेंस यानी यही सोल्यूट है। क्वेश्चन में देखो सुक्रोज को 100 ग्राम वाटर में ऐड किया जा रहा है। थोड़ा और फार्मूला इक्वेट करता हूं मैं, तो ये देखो केबी इंटू क्या हो गया देखना ध्यान से, वेट ऑफ, ठीक है ना। अब देखो वेट ऑफ सोल्यूट है तुम्हारे पास, वेट ऑफ सोल्यूट मोल को रिप्लेस कर रहा हूं, और पूरे का डिवीजन बोलो मोलर मास, ये लिख रहा हूं मैं मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। इंटू देखो ध्यान से डिवाइडेड बाई, यहां से अगर मान लो मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में नहीं है ग्राम में है, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक ना। अगर ये ग्राम में रहता था तो आप क्या करते थे याद करिए,
यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करते थे और इनटू क्या हो गया देखो 1/2 फैक्टर। अब सारी चीजें हमें डेल्टा टीवी है, इसी को ध्यान में रखे हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छे से देखो अगर तुम्हें, ठीक है ना। तो जो सब्सटेंस दे रखा है यानी जो सोल्यूट है तुम्हारा, ध्यान से देखना क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि तुम्हारे पास सुक्रोज है, सुक्रोज डिसॉल्व होता है किसमें, वाटर में। तो वाटर कितना है देखो 100 ग्राम सुक्रोज दे रखा है, यानी सुक्रोज किसका काम करेगा, तुम्हारा सोल्यूट का काम कर रहा है और इसमें डिसॉल्व हो रहा है, तो ये किसका काम कर रहा है, सॉल्वेंट का। यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में कि ये तुम्हारा इसमें डिसॉल्व होता है। अब कहानी ध्यान से सुनना, तो यानी सुक्रोज तुम्हें अच्छे से पता है ये सोल्यूट है, तो इसका 1/2 फैक्टर कितना होता है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। सुक्रोज का फार्मूला आपको याद होना चाहिए C12H22O11, इसका मॉलिक्यूलर वेट भी याद रख लो 342, ठीक है ना, किसका होता है 342। सारी वैल्यू दे रखा है, डेल्टा टीवी हम लोग निकालते हैं। तो डेल्टा टीवी की वैल्यू देखो आप अच्छे से याद करिए, क्या था टीवी माइनस टी नॉट इक्वल टू देखो केवी की वैल्यू 0.52 वाटर के लिए दे रखा है। वेट ऑफ सोल्यूट पूछ रखा है, उसको x ग्राम मान लेता हूं मैं, ठीक ना। पूरे का डिवीजन इसका मोलर मास कितना हो गया देखो 342, और पूरे का डिवीजन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम में, तो कितना मास है सॉल्वेंट का 100 ग्राम, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा 1000 से मल्टीप्लीकेशन इनटू 1/2 फैक्टर, तो 1/2 फैक्टर सुक्रोज के लिए आई की वैल्यू कितनी होती है 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब देखो ये टीवी, टीवी की वैल्यू देखो कितना दे रखा है 10.5 डिग्री सेल्सियस माइनस, अब देखो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है टी नॉट, वो कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और देख लो, यहाँ यूनिट जरूर मैच कर लिया करो, केवी डिग्री सेल्सियस में है तो यहाँ डिग्री सेल्सियस में रख के सॉल्व करो। यहाँ अगर केल्विन होता तो हम इसको केल्विन में कन्वर्ट करते। अच्छा एक बात ये भी ध्यान रखो, डिग्री सेल्सियस घट जाना है ना, तो 273 अगर जोड़ोगे 273 जोड़ोगे बाद में तो घट ही जाएगा वो, तो कुछ नहीं दिक्कत पड़ता है, आप आराम से इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये देखो ये हो गया, और इधर से अगर सॉल्व कर लो तो 0.52 इंटू एक्स इंटू 1000, और पूरे का डिवीजन देखूंगा मैं तो 342 इंटू कितना हो गया 100, और ये सब्ट्रैक्ट करके इसको निकालोगे, इसको हटा देंगे तो कितना आ जाएगा देखो 0.5 डिग्री सेल्सियस। अब तो x निकालने में कोई दिक्कत होगी नहीं, आप x सॉल्व कर लीजिएगा, तो x जब सॉल्व करेंगे तो ये तुम्हें 32.88 ग्राम मिल जाएगा। इसका आंसर मैं लिख दे रहा हूँ, घर पे आप कर लेना। तो x की वैल्यू हो जाएगी 32.88 ग्राम। एक बार आंसर मैं जरूर कर लेना, और यही आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है ना। तो ये है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का कंप्लीट थ्योरी और उसके न्यूमेरिकल, ठीक है ना। और ये न्यूमेरिकल मैंने कुछ होमवर्क दे रखे हैं, इसके बाद हम लोग जो है एनसीईआरटी बुक, आज से आप एनसीईआरटी बुक को जो भी प्रॉब्लम शुरुआत से बनाते चले जाइए, ठीक ना। बस एक जो है आपको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी और पढ़ानी है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो अगले क्लास में यानी अगले लेक्चर में वो खत्म हो जाएगा, और हम लोग पहले एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल को हिट करेंगे, और इसकी भी सीट आपको लिंक में मिल जाएगी, तो आप उसको भी सॉल्व करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।